नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम राजकाज। इस खास प्रोग्राम राजकाज में आज की चर्चा का विषय है संसद के इस करंट मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत 3 महत्वपूर्ण विधेयक या बिल। ये तीनों बिल क्रमशः इंडियन आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में चेंजेस लाने के लिए लाए गए हैं। इनका नाम क्रमशः भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, जो इंडियन पैनल कोड का स्थान लेगा। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023, जिसे सिविल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है। इनकी कुछ सेक्शंस में, धाराओं में तब्दीलियां की गई हैं, चेंजेस किए गए हैं। कुछ सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। कुछ सेक्शन में तब्दीली, चेंजेस किया गया है और कुछ नई सेक्शंस इसमें ऐड की गई है। फ्रेंड्स, मैं बताता चलूं कि उपरोक्त तीनों एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रमशः आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1898 में तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। तभी से ये कानून आपराधिक भारत में लागू थे। तभी से ये आपराधिक कानून भारतवर्ष में लागू थे। समय के साथ इन एक्ट्स की कुछ धाराएं इरेलेवेंट हो गई थी, जिन्हें समाप्त करने या परिवर्तित करने की मांग समय समय पर राजनीतिक पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट व बुद्धिजीवियों द्वारा की जाती रही है। इन तीनों ब्रिटिश काल के एक्ट्स की धाराओं में कई चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ धाराओं को समाप्त कर दिया गया है, कुछ में नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल के तौर पर, आईपीसी में पहले 511 सेक्शंस थी, आईपीसी थी। अब इस प्रस्तावित एक्ट में सिर्फ 536 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह 22 धाराओं को, सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 175 सेक्शंस में संशोधन कर बदलाव किया गया है। इस तरह बहुत सारे चेंजेस इन विधेयक्स में, इन बिल्स में प्रस्तावित किए गए हैं। साथियों, ये प्रस्तावित बिल भयमुक्त समाज, अपराध मुक्त और न्याय मुक्त महिला सशक्तिकरण तथा हमारी न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने में इनकी सहायक होंगी तथा मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि इन बिल्स के प्रमुख प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं। वैसे तो इस तीनों एक्ट में, जो तीनों प्रस्तावित विधेयक हैं, बहुत सारे संशोधन और अमेंडमेंट्स, तब्दीलियां प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन जो खास तौर से जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, इस एक्ट में जो आईपीसी में जो प्रस्ताव किया गया है वो है जीरो एफआईआर मेथड, यानी शून्य प्राथमिकी प्रणाली। इसका मतलब होता है कि किसी भी अपराध के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, उसका एफआईआर किसी भी थाने में, देश के किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा था कि अब एफआईआर देश के किसी भी थाने में, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं भी दर्ज कराया जा सकता है। जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि अपराध को दर्ज करने के लिए थानों में जबरदस्त टाल मटोल की जाती है और एक बड़ा इशू है एफआईआर दर्ज कराना, जिसको लेकर समय समय पर लोग मांग करते रहे हैं। इससे नागरिकों को बहुत सारी सहूलियत होगी। अब किसी भी क्षेत्र में एफआईआर किसी भी थाना में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध उस थाना क्षेत्र में हुआ हो या किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ हो। कहीं भी आप हिंदुस्तान
इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद 15 दिन के अंदर संबंधित कागजात जहां अपराध कमिट हुआ है उसकी अधिकारिता वाले थाना को कागजात भेज दी जाएगी, जिससे जनता को दौड़ भाग से जनता जहां एक ओर बचेगी। उसका इस तरह से अपराधों को जो एफआईआर न लिख के अपराधों को दबा दिया जाता है उसकी प्रवृत्ति टेंडेंसी में भी कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है इस विधेयक का। इससे लगता है कि सभी नागरिकों को बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सकेगा। दूसरा जो बदलाव इस बिल में किया गया है वह है भगोड़े अपराधियों पर मुकदमा चलाकर उनको सजा दिलाना है। जैसा कि आप अभी तक जानते होंगे, या हमारा जो लॉ का प्रोसीजर था, लॉ का प्रोविजन था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्रिमिनल्स किसी मुकदमे में वांछित है और गिरफ्तारी से बच रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, या उसे थाना व न्यायालय द्वारा भगोड़ा साबित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता था। ऐसे बहुत से सारे केस हैं। दाऊद इब्राहिम जैसे बहुत से भगोड़ा ऐसे अपराधी हैं जो देश छोड़कर अन्य देशों में चले गए हैं और जघन्य अपराधों में शामिल होने के बावजूद भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। अब इस अमेंडमेंट से, इस संशोधन से एब्सकॉन्ड करने वाले या फरार या भगोड़े अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाकर उनको सजा दी जा सकेगी। इससे जहां एक और अपराध में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर विक्टिम्स को न्याय भी मिलने में सहूलियत होगी। साथियों, तीसरा अमेंडमेंट है आतंकवाद को डिफाइन करना, परिभाषित करना। जैसा कि आप भली बात जानते होंगे कि आतंकवाद, टेररिज्म एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स है। इसकी चपेट में न सिर्फ भारत है बल्कि पूरा विश्व है, जिसको लेकर हर देश चिंतित रहता है। अभी तक इतना महत्वपूर्ण विषय या सब्जेक्ट होने के बाद भी आतंकवाद को भारतीय कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया था और इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं थी। पहली बार इस विधेयक में इस विधेयक में आतंकवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, परिभाषित किया गया है। इससे जहां आतंकवादी घटनाओं से संबंधित मुकदमों के निस्तारण और आतंकवादी घटनाओं के निवारण में आसानी होगी, वहीं आतंकवाद पर भी लगाम लग सकेगी, खासकर भारतीय संदर्भ में। साथियों, फोर्थ जो चौथा महत्वपूर्ण संशोधन है वह है मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट कर मार दिए जाने की घटनाओं को पहली बार हत्या की श्रेणी में, हत्या की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। साथियों, मॉब लिंचिंग इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है। मॉब लिंचिंग से संबंधित विगत कई सालों में कई घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, शांति व्यवस्था बिगड़ी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे, जिससे देश की एकता और अखंडता, भाईचारा और शांति व्यवस्था प्रभावित होती रही है। और यह सभी पक्षों द्वारा मांग भी की जाती रही है इस संबंध में कि मॉब लिंचिंग के संबंध में एक कठोर नियम या कानून बनाया जाए। संभवतः उसी को देखते हुए मॉब लिंचिंग को पहली बार हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है और इसके लिए लाइफ कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, धर्म, समुदाय, लिंग या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। साथियों, इस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारा, आपसी प्रेम और मोहब्बत प्रभावित होता है, इस कानून के बन जाने से उस पर लगाम लग सकेगी, उस पर प्रतिबंध लग सकेगा। नेक्स्ट है समरी ट्रायल। जो अगला महत्वपूर्ण चेंजेज या परिवर्तन किया गया है वो है समरी ट्रायल, यानी किसी आपराधिक कृत्य का संक्षिप्त विचारण। समरी ट्रायल को संक्षिप्त विचारण कहा जाता है। इससे कोर्ट में जो हमारी पेंडेंसी है, कोर्ट केसेज काफी मात्रा में कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसमें कमी आएगी और साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल के लिए भी
इससे सहूलियत होगी। अब इस एक्ट के बन जाने से 3 वर्ष तक की सजा वाले क्राइम्स का संक्षिप्त ट्रायल या समरी ट्रायल किया जाएगा। यानी इससे समरी ट्रायल से मतलब कि कम समय में इस तरह के जो 3 साल से कम अपराध वाले केसेज हैं उनमें जजमेंट हो सकेगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट्स को फैसला करना होगा। इस तरह समरी ट्रायल की व्यवस्था से कोर्ट में जो टेंडेंसी है केसेस की उसमें कमी आएगी और जनता को, विक्टिम्स को जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा और इससे रेट ऑफ कन्विक्शन भी इंक्रीज होगा। साथियों, नेक्स्ट अमेंडमेंट, जो नेक्स्ट संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है वह है 7 साल या इससे अधिक, 7 वर्ष या इससे अधिक कारावास वाले आपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष को सुने बिना सरकार किसी भी केस को या मुकदमे को वापस नहीं ले पाएगी। जैसा कि इस तरह की टेंडेंसी रही है कि जिसकी सरकार बनती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, वह अपने कुछ खास अपराधियों को जो मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग होता है उसे वापस ले लेती है। इससे विक्टिम्स के साथ अन्याय होता है और अपराध में बढ़ोतरी होती है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। साथियों, इस एक्ट के पारित, इस कानून के पारित हो जाने से अब कोई भी सरकार बिना विक्टिम्स को सुने, यानी बिना उसके पक्ष को जाने केस को वापस नहीं ले सकेगी। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है। साथियों, नेक्स्ट प्रोविजन किया गया है, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है, बिल में संशोधन किया गया है, वह है पहचान बदलकर किसी से शादी करना, नौकरी दिलाना या पदोन्नत करने की लालच देकर किसी महिला के साथ जब कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है या उसका सेक्सुअल हैरेस करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखकर उसे दंडित किए जाने का प्राविधान इन एक्ट्स में किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, उस पर भी लगाम लग सकेगी और यह वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक मील का पत्थर आने वाले दिनों में साबित होगा। अभी तक इस संबंध में कोई कानून नहीं था, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था और आईपीसी की कई धाराओं में इस तरह के मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन उनका सटीक ट्रायल होने में समस्या होती थी। अब पहली बार इस संबंध में कानून बनाने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। साथियों, नेक्स्ट है हेट स्पीचेज यानी भड़काऊ भाषण के संबंध में कानून बनाया जाना। इस एक्ट में हेट स्पीच को लेकर भी कानून बनाया गया है। अभी तक हेट स्पीच को लेकर बहुत स्पेसिफिक लॉ कानून में, एक्ट में नहीं था, आईपीसी में नहीं था और न ही इसके लिए कोई बड़ी सजा निर्धारित थी। पहली बार हेट स्पीच को लेकर कानून बनाए जाने का प्रावधान इन विधेयक में किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि इन दिनों हेट स्पीचेज की टेंडेंसी कुछ ज्यादा बढ़ी है। एक दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ, उसकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ, उसकी देवी देवताओं के खिलाफ, उसके पैगंबर के खिलाफ, उसकी धार्मिक पुस्तकों के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, भड़काऊ भाषण देता है, जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है, व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इससे देश की एकता और अखंडता, संघ व्यवस्था प्रभावित होती है। इसीलिए इस हेट स्पीच को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को सुमोटो एक्शन लेने के लिए, हेट स्पीच पर एक्शन लेने के लिए भी पूर्व में निर्देश जारी किया जा चुका है। अब इस बिल में इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक आयोजन कर किसी समुदाय, वर्ग या धर्म के विरुद्ध भड़काऊ भाषण या अपमानजनक टिप्पणी करता है या हेट स्पीच देता है तो उसे 5 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके पारित हो जाने से आशा है कि हेट स्पीचेज पर लगाम लग पाएगी, भड़काऊ भाषण पर लगाम लग पाएगी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेज या परिवर्तन इन विधेयक में किया गया है वह है राजद्रोह यानी सेडिशन को समाप्त किया जाना। प्रस्तावित बिल में राजद्रोह को
पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह का प्राविधान इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 121 में मिलता है। साथियों, इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है। अंग्रेजों ने जनता व आवाम की आवाज को दबाने के लिए इस कानून को बनाया था, इस सेक्शन को बनाया था। प्रजातांत्रिक भारत में अब इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। साथियों, इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। आइए देखते हैं कि सेडिशन को किस आईपीसी की किस धारा में सेडिशन यानी राजद्रोह का प्रावधान किया गया था। सेडिशन किसे कहते हैं, राजद्रोह का अपराध कब कारित होता है, इसके लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया था, इस पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीसी की धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या पिक्चराइजेशन या चित्र रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या नफरत या अवमान कंटेम्प्ट पैदा करता है या करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से तथा कम से कम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। साथियों, 124A राजद्रोह को लेकर हमेशा विवाद रहा है, तर्क वितर्क होता रहा है। एक पक्ष इसके द्वारा शोषण किए जाने की बात करता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि इसका बना रहना जरूरी है। विपक्षी पार्टियों ने हमेशा इसके दुरुपयोग किए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं। कोर्ट्स इसे समाप्त करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा समेत कई लोगों ने रिट कर रखा है, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज न करने का आदेश दिया था और इस धारा को स्थगित कर दिया था। संभवतः इन्हीं का रीजंस की वजह से इस विधेयक में सेडिशन यानी धारा राजद्रोह को समाप्त किए जाने का प्राविधान किया गया है। साथियों, राजद्रोह के साथ साथ एक शब्द हम देशद्रोह का भी सुनते हैं। देशद्रोह और राजद्रोह को अक्सर लोग एक ही शब्द समझते हैं, एक ही अपराध समझते हैं। बहुत कम लोगों को इनका अंतर मालूम है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और बहुत सारे लोग इसको एक मानते हैं, जबकि ये एक नहीं है, दोनों दो अपराध हैं। और आईपीसी इंडियन पैनल कोड की 2 सेक्शन में इनका प्राविधान किया गया है और इनका दंड भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। साथियों, सेडिशन यानी राजद्रोह की तरह देशद्रोह यानी ट्रेटिंग या ट्रेटर का प्रोविजन आईपीसी की धारा 121 इंडियन पैनल कोड की धारा 121 में इसका प्रोविजन किया गया है, जबकि राजद्रोह का प्रोविजन धारा 124A सीआरपीसी में किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक यानी धारा 121 के मुताबिक भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना या किसी को युद्ध के लिए उकसाना देशद्रोह का अपराध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है या युद्ध के लिए किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को भड़काता है या युद्ध करने का प्रयास करता है, तो वह देशद्रोह का अपराध कमिट करता है, देशद्रोह का अपराध कमिट करता है। उसके लिए सजाए मौत और आजीवन कारावास का प्राविधान है, जबकि राजद्रोह में सिर्फ अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास किए जाने का प्राविधान है, जबकि देशद्रोह में मृत्युदंड सजा मौत देने का प्राविधान किया गया है। इस तरह राजद्रोह के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना तथा उसका अवमान या कंटेम्प्ट करना आता है। इसमें 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि देशद्रोह के अंदर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है और इसके लिए मृत्युदंड का प्रोविजन किया गया है। फ्रेंड्स, अब आप राजद्रोह और देशद्रोह के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड राजकाज में हम आपको फिर से आपकी सेवा में नए नए इशूज, नई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।